गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम आपके लिए बता रहे थे मृदा का प्रतिशत बीज संतृप्त। इससे पहले हमने बताया आपके लिए धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके लिए ये पढ़ाया था धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है वह मृदा अधिक उर्वर होती है। कैसी होती है? अधिक उर्वर होती है। आज पढ़ेंगे हम मृदा का प्रतिशत बीज संतृप्त। मृदा का प्रतिशत बीज संतृप्त क्या होता है? तो मृदा का प्रतिशत बीज संतृप्त क्या होता है इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे प्रतिशत बीज संतृप्त, प्रतिशत बीज संतृप्त, प्रतिशत बीज संतृप्त धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशत बीज संतृप्त धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है। धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता, वह प्रतिशतता है जो कोलॉइड संकीर्ण पर, जो कोलॉइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों, कोलॉइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों, जो कोलॉइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है, जो कोलॉइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। प्रतिशत बीज संतृप्त, प्रतिशत बीज संतृप्त बराबर, इसका सूत्र देखेंगे अपन, कुल विनिमयशील भस्म, कुल विनिमयशील भस्म ये होते हैं सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। किस में होते हैं भाई? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में, बटे सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में, बटे धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता ये भी किस में होती है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इनटू 100। ये इसका वही सूत्र होता है। प्रतिशत बीज संतृप्त, प्रतिशत बीज संतृप्त का सूत्र होता है कुल विनिमयशील भस्म। कुल विनिमयशील भस्म किसे कहते हैं? धनायनों को। किसे कहते हैं? धनायनों को। बटे धनायन विनिमय क्षमता की, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, इसको हम सॉल्व करके प्रतिशत बीज संतृप्त ज्ञात कर सकते हैं। देखो, प्रतिशत बीज संतृप्त धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलॉइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। इसका मतलब कोलॉइड सतह पर, जो ये सतह है ना, इस पर विनिमय भस्म कहते हैं हम धनायनों से कहते हैं। किससे कहते हैं भाई? धनायनों से कहते हैं। कोलॉइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है कि ये कितने हैं, किस प्रकार से हैं, कितनी मात्रा है। तो कुल विनिमयशील भस्म, तो ये कुल कितने भस्म हैं, ठीक है।
बटे इस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है। तो ये होता है हमारा प्रतिशत बीज संतृप्त, ये हुआ प्रतिशत बीज संतृप्त। इसके बाद में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका आयन विनिमय का महत्व। आयन विनिमय का महत्व। आयन विनिमय का महत्व। अब आयन विनिमय से क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें पता है हमने बताया था कि आयन विनिमय क्या होता है। आयन दो होते हैं। आयन कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयन दो होते हैं, एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो ये तो हो गए भाई आयन। और विनिमय क्या होता है? ये विनिमय, विनिमय क्या होता है? विनिमय का अर्थ क्या बताया मैंने आपके लिए? आदान प्रदान, ये बताया ना, आदान प्रदान। यदि आपसे पूछा जाए कि धनायन विनिमय क्या है, धनायन विनिमय क्या है, तो इसमें क्या होता है? धनायनों का क्या होता है? आदान प्रदान। क्या होता है? धनायनों का आदान प्रदान। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ऋणायन विनिमय, जो आयन विनिमय होता है वो आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है भाई धनायन विनिमय और सेकंड होता है ऋणायन विनिमय। ठीक है। अब धनायन और इस विनिमय की क्रिया होने के कारण ही हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध हो पाते हैं। अब देखिए ऋणायन विनिमय में क्या होता है? जो धनायन होते हैं ना, धनायन होते हैं, उनको ऋणायन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? ऋणायन के द्वारा। तब उस पर क्या उपस्थित हो जाता है? ऋणायन उपस्थित हो जाता है। उसी कहते हैं हम ऋणायन विनिमय, ऋणायन का आ जाना। ठीक है। तो और धनायन में धनायनों का आना, आदान प्रदान। अब देखेंगे आयन विनिमय का महत्व क्या होता है, क्या क्या महत्व होता है इसका, आयन विनिमय का। सबसे पहले लिखेंगे आयन विनिमय का निम्न महत्व है। आयन विनिमय का निम्न महत्व है। अब वो कौन कौन सा है? सबसे फर्स्ट, पौधों के लिए पोषक तत्वों, पौधों के लिए पोषक तत्वों, पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता एवं अपर्याप्तता, पोषक तत्वों की प्राप्यता एवं अपर्याप्तता, पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता एवं अप्राप्यता को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं। पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता एवं अपर्याप्तता को प्रभावित करते हैं। क्या? आयन विनिमय। या तो पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होंगे या फिर नहीं होने देगा ये। ठीक है। तो इस प्रकार से आयन विनिमय पोषक तत्वों की प्राप्यता पौधे के लिए प्राप्त होने में भी लाभदायक हो सकता है या नहीं होने भी, पौधे के लिए पोषक तत्व प्राप्त नहीं भी हो सकते हैं। तो ये किसके ऊपर है भाई?
आयन विनिमय के ऊपर ये प्रभावित करता है। अगला सेकंड, आयन विनिमय मृदा को धनायन प्रदान कर आयन विनिमय मृदा को धनायन प्रदान कर मृदा की संरचना को धनायन प्रदान कर मृदा की संरचना को सुधारते हैं। मृदा की संरचना को सुधारते हैं या नियंत्रित करते हैं। देखो, आयन विनिमय मृदा को धनायन प्रदान कर मृदा की संरचना को सुधारते हैं या नियंत्रित करते हैं। आयन विनिमय होता है वो मृदा के लिए क्या प्रदान करता है? धनायन। देखो, मृदा की सतह पर ऋणायन पाया जाता है। फिर ये उर्वर कब बनती है? जब इसकी सतह पर धनायन आकर्षित होता है। क्या होता है? धनायन आकर्षित होता है, तो यह मृदा उर्वर हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? धनायन विनिमय कहते हैं। और जब धनायन इसकी सतह पर आ गया तो इसकी संरचना सुधर जाती है। ठीक प्रकार से इसकी संरचना हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? धनायन विनिमय कहते हैं। तो आयन विनिमय मृदा को धनायन प्रदान कर मृदा की संरचना को सुधारते हैं। जिस मृदा में धनायन अधिक होते हैं वह उर्वर होती है। सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ये खनिजों तथा क्षेत्रीय अंत्य क्षेत्रीय मृदा निर्माण को मृदा निर्माण को नियंत्रित अंत्य क्षेत्रीय मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। ये खनिजों तथा अंत्य क्षेत्रीय मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। कौन? आयन विनिमय। किस किस को नियंत्रित करता है? ये खनिजों तथा अंत्य क्षेत्रीय मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट चौथा, आयन विनिमय अम्लीय क्षारीय मृदाओं में सुधार करते हैं। आयन विनिमय अम्लीय क्षारीय मृदाओं में सुधार करते हैं। आयन विनिमय अम्लीय क्षारीय मृदाओं में सुधार करते हैं। देखिए, अम्लीय मृदा में H+ आयन की अधिकता पाई जाती है। क्षारीय मृदा में OH- आयनों की अधिकता पाई जाती है। फिर इनमें जब ज़्यादा अम्लीय है तो उसको सुधारेंगे, हम धनायन डालेंगे, और ज़्यादा क्षारीय है उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से इनमें फिर धनायनों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से अम्लीय क्षारीय मृदा सुधर जाती है। तो वो किसके कारण हुआ? आयन विनिमय धनायन के कारण हुआ। तो आयन विनिमय के कारण ही अम्लीय क्षारीय मृदाओं क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है।
अगला, ये उर्वरकों के प्रभाव तथा प्रयोग करने को प्रभावित करते हैं। ये उर्वरकों के प्रभाव तथा प्रयोग करने को, ये उर्वरकों के प्रभाव तथा प्रयोग करने को प्रभावित करते हैं। देखो, ये आयन विनिमय का महत्व है। 5वां पॉइंट लिखा है, ये उर्वरकों के प्रभाव तथा प्रयोग करने को प्रभावित करते हैं। तो आयन विनिमय का मृदा के अंदर बहुत अधिक महत्व होता है। आयन विनिमय के द्वारा ही मृदा की संरचना में सुधार होता है, पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिल पाता है। तो देखिए, पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त और अपर्याप्त कौन कराता है? आयन विनिमय। दूसरी बात, आयन विनिमय मृदा को धनयन प्रदान कर मृदा की संरचना को सुधारते हैं या नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट है कि ये खनिजों तथा क्षेत्रीय मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। मृदा निर्माण को नियंत्रित कौन करता है? आयन विनिमय। आयन विनिमय अम्लीय क्षारीय मृदाओं में सुधार करते हैं। आयन विनिमय अम्लीय क्षारीय मृदाओं में किस प्रकार से सुधार करता है? कि इसमें क्या पाया जाता है? अम्लीय मृदा में H+, उसमें OH- पाया जाता है। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा धनायन विनिमय। धनायन हम डालते हैं मृदा में और वो माइनस आयन को हटा देता है, वो आ जाता है। ये उर्वरकों के प्रभाव तथा प्रयोग करने को प्रभावित करते हैं। उर्वरकों का जो प्रभाव होता है या जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, उसको ये प्रभावित करता है। कौन करता है प्रभावित? आयन विनिमय। ये हुआ आयन विनिमय का महत्व। आज हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आगे का लेसन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें जो अपन का ये लेसन था उसमें हमने क्या क्या पढ़ाया, पहले सुन लीजिए। कि सबसे पहले बताया था हमने आयन विनिमय। आयन विनिमय क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें आयन विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण। विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण ही क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। ये बताया था हमने। फिर बताया था हमने कि आयनिक विनिमय वह प्रक्रम जिसमें आयंस का विस्थापन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आयनिक विनिमय। 2 बताए थे मैंने, देखिए दोबारा से। एक तो बताया था आयनिक विनिमय। आयनिक विनिमय में तो बताया मैंने विनिमयशील प्रावस्थाओं में समान आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण। यूँ तो बताया मैंने आयनिक विनिमय। दूसरा बताया था आयनिक विनिमय, वह प्रक्रम जिसमें आयंस का विस्थापन हो जाता है। आयन विनिमय हो गया, आयन विनिमय। ये तो बताया आयन विनिमय। अब बताया था यहाँ आयनिक विनिमय, वह प्रक्रम जिसमें आयंस का विस्थापन हो जाता है। वह प्रक्रम जिसमें आयंस का विस्थापन हो जाता है वो क्या कहलाता है?
आयनिक विनिमय और आयन विनिमय विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का अवशोषण आयन विनिमय, और जिसमें आयंस का विस्थापन होता है वो कहलाता है आयनिक विनिमय। अब आयन विनिमय, यहाँ पर आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, मैंने 2 प्रकार का, धनायन विनिमय और सेकंड बताया था ऋणायन विनिमय। ये इसके मैंने 2 प्रकार बताए थे। धनायन में धनायन समान आवेश वाले धनायनों का समान आवेश वाले धनायनों का विस्थापन होगा, ऋणायन में धनायन का ऋणायन के द्वारा विस्थापन होगा। तो इसकी क्रिया विधि भी बताई। फिर इसके बाद बताया था धनायन विनिमय की क्रिया विधि, धनायन विनिमय की क्रिया विधि, इनकी क्रिया विधि बताई थी किस प्रकार से हुई थी। फिर बताया था विनिमय आयनों के प्रकार। इसके बाद मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या बताई थी, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों की मात्रा या H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। तो ये बता दिया। अब धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए, कारक कौन कौन से बताए थे, है ना, प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण, धनायन विनिमय होता है और पौधों का पोषण किस प्रकार से होता है विनिमय के माध्यम से, ये सारा कुछ मैंने आपके लिए बता दिया। और एक बताया था धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। इस प्रकार से ये हमारा लेसन 4th कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगला लेसन अगली वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट आपके लिए करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।